हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट सेकंड। इससे पहले हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में पढ़े हैं और डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने सारे एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया जो एंजाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ आने वाले हैं। डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट सेकंड, स्टेप फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। स्टेप फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग स्टेप्स में डिवाइड करते हैं जिससे इसको समझने में आसानी हो। डीएनए रेप्लिकेशन में पार्ट फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट है, पार्ट सेकंड के अंदर स्टेप फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स है। एंड दीज डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर 4 टाइप्स। तो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, एक्टिवेट करना, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे एक्टिवेट होते हैं उस स्टेप के बारे में हम लोग पढ़ें। और ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे हैं? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एंड दीज डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ठीक है। ये इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स है। इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स से मतलब ये अपना एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। और एमपी का मतलब है मोनोफॉस्फेट, ठीक है। एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, थाइमिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। एमपी फॉर मोनोफॉस्फेट। दीज आर इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स। ये इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स है, इनका हम लोग को क्या करना है? एक्टिवेशन करना, वो स्टेप फर्स्ट है। Inactive nucleotides in eukaryotes, these nucleotides circulating all around the nucleoplasm। न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो सर्कुलेट करते रहते हैं साइट न्यूक्लियोप्लाज्म के चारों तरफ। एंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर तो सर्कुलेट काम करते हैं यूकैरियोट बॉडी में। अगर प्रोकैरियोट बॉडी की बात करते हैं तो ये साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट करते हैं। अगर यूकैरियोट है तो न्यूक्लियोप्लाज्म में सर्कुलेट करेंगे ये न्यूक्लियोटाइड, और अगर प्रोकैरियोट है तो साइटोप्लाज्म। दे आर एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेज। ये इनका एक्टिवेशन, इन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। एंड कन्वर्टेड इनटू द ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या है? जैसे अपना मोनोफॉस्फेट है, एडेनिन मोनोफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम कन्वर्टेड इनटू द एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। दूसरा टीएमपी, थाइमिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू द ट्राइफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। और सीटीपी, साइटोसिन CMP, सॉरी CTP नॉट CMP, ठीक है। साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, दिस इज बाय मिस्टेकन रिटन, हेयर इज M और हेयर इज ऑल्सो M। CMP, cytosine monophosphate in presence of phosphorylase converted into the cytosine triphosphate। और लास्ट है GMP, सॉरी guanosine monophosphate in presence of phosphorylase enzyme GTP, guanosine triphosphate। तो ये क्या है? सारे इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कैसे थे? मोनोफॉस्फेट थे। ये कन्वर्ट हो रहे हैं एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स में जो कैसे हैं? ट्राइफॉस्फेट हैं। किसकी प्रेजेंस में? फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में। तो मोनोफॉस्फेट दैट आर इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स activated in presence of enzyme phosphorylase and converted into the triphosphate। ये फर्स्ट स्टेप है, एक्टिवेशन ऑफ inactivated monophosphate nucleotides into the activated nucleotide triphosphate in presence of phosphorylase enzyme। सेकेंड है ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग होना। अब इसमें भी सब स्टेप्स हैं कि ये खुलता कैसे है, ओपन कैसे होता है, इसमें भी सब स्टेप्स है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओरिसाइट, सबसे पहले तो ओरिसाइट को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना। ओरिसाइट कौन सी होती है? द साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, वो वाली जगह जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी कॉपियाँ बनना स्टार्ट होंगी डीएनए की।
इट इज ए स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच नीड टू बी रिकॉग्नाइज। एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसको पहचानना रिक्वायर्ड होता है। इन प्रोकैरियोट्स नॉर्मली देयर इज वन ओरिसाइट। प्रोकैरियोट बात करती है यानी जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर एक ही ओरिसाइट होती है। बट इन यूकैरियोट्स देर आर मोर देन वन ओरिसाइट। यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा, जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उनमें एक से ज़्यादा ओरिसाइट। तो ये ओपनिंग ऑफ हेलिक्स में फर्स्ट स्टेप, सब स्टेप फर्स्ट है और दूसरी है सेकंड सब स्टेज। ओपनिंग ऑफ हेलिक्स में हेलिकेज बाइंड्स एट द ओरिसाइट एंड इट का मतलब हेलिक्स। ये एंजाइम ओपन्स अप द हेलिक्स। क्या करता है, रिकॉग्नाइजेशन कर लेगा ओरिसाइट। फिर दूसरा इसी डीएनए हेलिक्स वाली ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में सेकंड है कि हेलिकेज एंजाइम इस ओरिसाइट से बाइंड अप होता है और इसको क्या कर देगा, हेलिक्स को खोल देगा। थर्ड है टोपोआइसोमेरेज एंड सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग एंजाइम या प्रोटीन। थर्ड स्टेप किसके अंदर, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के अंदर सब स्टेज थर्ड। ये टोपोआइसोमेरेज और सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग एंजाइम दे विल रिलीव द टेंशन फ्रॉम दिस ओपनड अप हेलिक। ये क्या करता है, जैसे हम लोग किसी सर्कुलेटिंग थ्रेड को अगर सीधा करते हैं तो वो दोबारा से कॉइल होता है। तो ये टोपोआइसोमेरेज इस ओपन हेलिक्स को स्टेबल कर देते हैं कि इसका टेंशन यानी ये दोबारा से घूम ना सके, हेलिक्स वाइंड ना हो जाए। एंड विल होल्ड और स्टेबल दोज टू सेपरेटेड स्टेम। जो अलग स्टैंड है उनको क्या करके रखता है, सेपरेट करके रखता है, स्टेबल करके रखता है। ये टोपोआइसोमेरेज और सिंगल स्टैंड स्टेबलाइजिंग का फंक्शन है। तो ये ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में तीन सब स्टेज हैं, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओरिसाइट, हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज और सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग एंजाइम। अब इसके लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे ये डीएनए की टू स्ट्रैंड्स है अनवाइंड हो गई यानी खुल गई है, ओपन, ठीक है, एक 3' टू एक 5' और एक 5' टू 3'। जब ये ओपन अप होती है तो क्या है, एक जहाँ से खुलती है उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। पॉसिबल ये रेप्लिकेशन फॉर्क, ये वाई टाइप की जो ओपनिंग है जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, दिस वन, ये किसमें, खाली लीनियर डीएनए में ओपन होता है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, इन लीनियर डीएनए where two DNAs are going to be separate। लीनियर डीएनए के अंदर क्या होता है जो लीनियर डीएनए है उसके अंदर जहाँ से दो स्ट्रैंड्स ओपन होती हैं, सेपरेट होना स्टार्ट होती है, उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। बट ये रेप्लिकेशन फॉर्क खाली किस में बोला जाएगा, लीनियर डीएनए के अंदर। इन केस ऑफ सर्कुलर डीएनए, अगर डीएनए लीनियर ना हो और सर्कुलर हो तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग अलग बोलते हैं। जैसे ये सर्कुलर डीएनए डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, और उस सर्कुलर डीएनए में जहाँ से ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं। और लीनियर डीएनए में उसको क्या बोला जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। तो सर्कुलर में रेप्लिकेशन बबल बोलें। तो रेप्लिकेशन बबल इन सर्कुलर डीएनए ए वाइड सेपरेशन, दिस पार्ट ए वाइड सेपरेशन, जहाँ से खुलने की कोशिश करें, सेपरेशन सेपरेटेड पार्ट, द प्लेस वेयर द टू डीएनए आर गोइंग टू गेट सेपरेट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन बबल। अगर सर्कुलर डीएनए तो जहाँ से डीएनए खुलेगा दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होती है और रेप्लिकेशन बबल, और अगर लीनियर डीएनए है तो उसमें रेप्लिकेशन फॉर्क बोला, ठीक है। थर्ड स्टेप है अपना, तो फर्स्ट स्टेप था अपना एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा है ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, एंड थर्ड है अपना प्राइमर फॉर्मेशन। the enzyme which is required for now primer formation में एक स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज आवर डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोल सकते हैं, डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम का नाम है जो प्राइमर फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर स्मॉल सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, आरएनए के, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड, मैक्सिमम 20 तक हो सकते हैं और नॉर्मली
7 to 8 न्यूक्लियोटाइड आरएनए सेगमेंट्स होते हैं। जैसे ये एक प्राइमर हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें। तो आप आरएनए हो या डीएनए हो, उसके अंदर अपने को जो स्टैंड है उसकी पोलैरिटी बतानी पड़ती है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये आरएनए स्टैंड की बात करें हम लोग, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स है, और ये क्या हो गया अपना प्राइमर हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम पर अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, और 5 प्राइम पे अपना फॉस्फेट होता है। वी नो एट थर्ड कार्बन ए फंक्शनल ग्रुप OH एंड एट 5th कार्बन फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, अगर डीएनए या आरएनए है तो उसमें पोलैरिटी शो करनी पड़ती है। This is the OH and this is the phosphate. If a new nucleotide has to come bind this पीस प्राइमर, अगर कोई नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है और वो यहाँ पे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, इस प्राइमर के ऊपर तभी तो सिंथेसिस होगा ना, इसलिए इसके ऊपर जुड़ने की कोशिश करेगा। सपोज दिस इज ए डीएनए न्यूक्लियोटाइड, यानी हम लोग मान ले कि यहाँ पर आके जुड़ने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसा है, डीएनए, और ये कैसा है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड। न्यू न्यूक्लियोटाइड कैसा है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड है। ये था अपना प्राइमर, तो प्राइमर में 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, 3 प्राइम पर OH और 5 प्राइम पर फॉस्फेट। डीएनए न्यूक्लियोटाइड दिस वन, ये एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, इसका ये क्या होगा 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, 5 प्राइम पे फॉस्फेट और 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल। अब ये 3 प्राइम पर ऐड होता है, और 3 प्राइम पर ऐड कौन होता है, तो इस डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एंड तो होगा 5 प्राइम और आरएनए न्यूक्लियोटाइड का होगा 3 प्राइम। जुड़ेगा किस किस के बीच में, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल, क्योंकि 5 प्राइम पर फॉस्फेट होता है, 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल होता है, और ये बॉन्डिंग बनाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड formed between the phosphate of the new nucleotide, formed between the phosphate of new nucleotide, ये new nucleotide है, ये phosphate हो गया उसका, and OH of the existing nucleotide, और ये क्या है अपना existing nucleotide है, इसका क्या है OH 3 प्राइम। डीएनए न्यूक्लियोटाइड ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो नया आके जुड़ रहा है, और ये आरएनए प्राइमर जो एग्जिस्टिंग है अपने पास में, इसका 3 प्राइम और इसका 5 प्राइम, इनके बीच में बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। The new nucleotide is getting added at the third end, और जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो कहाँ पर आके ऐड होता है, 3rd प्राइम एंड पर ऐड होगा ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। और उसका रीज़न क्या है, देखो, द रीज़न बिकॉज देयर इज एट, अब 3rd प्राइम पर ही आके नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा ऑलवेज, इसका रीज़न है, द रीज़न बिकॉज देयर इज एट 3rd एंड END है, सॉरी, एंड द फंक्शनल ग्रुप OH, क्योंकि 3rd एंड पर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH होता है, इस वजह से। अब मान लिया जाए ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, लीनियर डीएनए का बात करते हैं हम लोग, लीनियर डीएनए की बात करते हैं, तो इसमें ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम, क्योंकि ये दो सेपरेटेड। तो जो नया न्यूक्लियोटाइड स्टैंड है वो कहाँ से जुड़ेगा, इधर से आके जुड़ता है, ठीक है, इस स्टैंड से इधर की तरफ जुड़ेगा, ठीक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये इसके आगे और एक और जुड़ता जाएगा, और एक और जुड़ता है, ऐसे कंटिन्यूस। बट इस स्टैंड पे इधर से जुड़कर इधर से जुड़कर इधर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये बाहर निकल लेगा, और बाहर निकल नॉट कम्स इनटू द अनदर स्टैंड, नो डीएनए, क्योंकि इधर अगर जुड़ता जाएगा तो कोई डीएनए नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये क्या बात करें हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी इसका जोड़ने का मतलब यहाँ से 5 प्राइम ये हो गया और ये 3 प्राइम हो गया, तो यहाँ जुड़ना चाहिए, इसके आगे की तरफ जुड़ेगा, और आगे की तरफ इधर स्टैंड नहीं है तो यहाँ पर नहीं आकर जुड़ता है। जुड़ेगा कैसे, अपोजिट स्टैंड पे, एक स्टैंड पे तो इधर से तो ठीक है ये ऐसे जुड़ेगा, इधर से ऐसे नहीं जुड़ सकता क्योंकि डीएनए नहीं है। इस वाले स्टैंड के ऊपर यहाँ से जुड़ना स्टार्ट होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये अपनी 5 प्राइम थी, तो ये इधर से चलेगा, फिर इसके आगे, क्योंकि अभी इधर डीएनए है, और अगर एंड में जुड़ेगा तो आगे डीएनए नहीं है। फ्रॉम हेयर टू टेम्पलेट डीएनए बिकॉज एट अप नो डीएनए, क्योंकि इस अप पार्ट में डीएनए नहीं था, इसलिए ये लोअर एंड से स्टार्ट होकर के अपर एंड तक जुड़ता है। नोट द न्यू डीएनए ऑलवेज ग्रोज फ्रॉम 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम, ठीक है, जो नया डीएनए है वो ऑलवेज कहाँ से कहाँ जुड़ेगा, 3 grows from 5 prime to 3 prime, grows from
5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये 5 प्राइम है, इधर से चलता हुआ इधर की तरफ ग्रो करेगा, और इधर से भी अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि ये इसका नया डीएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम की एंड, और इसका भी क्या होगा इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इधर से ग्रो करेगा। रीजन बिकॉज एट द थर्ड एंड देयर इज OH फंक्शनल, वो रीजन वही है सेम है, क्योंकि थर्ड एंड पर OH फंक्शनल ग्रुप होता है। एनीथिंग न्यू हैज टू कम एंड एड एट थर्ड एंड, जो भी नया चीज आएगा वो थर्ड एंड पे जुड़ता जाएगा, लाइक दिस 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड ये है, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये नया, फिर एक और ये नया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इधर से इधर। अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में, इधर से नहीं जोड़ेगा क्योंकि इधर डीएनए नहीं है। रिमेंबर, प्राइमर इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द थर्ड एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि प्राइमर फॉर्म्ड होता है इन फ्रंट के सामने, थर्ड एंड ऑफ द टेम्पलेट। ये अपनी क्या होगी बेटा, टेम्पलेट स्टैंड है या पेरेंट स्टैंड है, इसके सामने, ठीक है। एंड द न्यू डीएनए और आरएनए दैट आर RNA for that pattern, new DNA or RNA for that pattern grows towards its third prime, grows towards its third prime, grows towards its third prime. That means it is its direction is always 5 prime to 3 prime. इसका डायरेक्शन कैसा होगा, always 5 prime to 3 prime। ये 5 prime, ये 3 prime, और ये 3 prime to 5 prime, ठीक है। सॉरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। व्हाई इज दिस RNA रिक्वायर्स? अब ये RNA क्यों रिक्वायर होता है? RNA एंड रीजन RNA एंड DNA बाइंडिंग टेक्स लेस टाइम, यानी RNA और DNA के बीच में जो बाइंडिंग होती है, बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो कम टाइम पीरियड लेता है। तो ये बॉन्ड होता है RNA और DNA के बीच में, वो कम टाइम लेता है। एंड द DNA न्यूक्लियोटाइड्स कम हियर, दे हैव 2 प्लेसेस। और जो DNA अगर इसी प्लेस पे आता है, उनके पास में 2 प्लेसेस होते हैं। 2 प्लेसेस टू मेक बॉन्ड्स, 2 प्लेसेस होते हैं बॉन्ड बनाने के। वन विद DNA, एक तो ये इस DNA स्टैंड के साथ ही DNA बना सकता है, और दूसरा वो सेकेंड विद द बॉन्ड्स विच फॉर्म्ड विद RNA, दूसरा इस RNA के साथ। Quickly as compared which is formed directly with the DNA strand। अगर DNA से DNA के बीच में अगर बनता है तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। DNA और RNA के बीच में एक क्विक फॉर्मेशन होता है, इस वजह से RNA की रिक्वायरमेंट। इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि सिंपल एग्जांपल लाइक वॉल पेंटिंग। अब प्राइमर से रिलेटेड हम लोग वॉल पेंटिंग से रिलेटेड एक सिंपलेस्ट एग्जांपल को इसमें रिप्रेजेंट, इसका यूज नहीं है बट एक सिंपल वे में, सिंपल एग्जांपल लाइक वॉल पेंटिंग। हम लोग वॉल को पेंट करते हैं, व्हेन अगर एक बार वॉल पेंट हुई है तो दूसरी बार उसको रीपेंट करते हैं। वी फर्स्ट यूज प्राइमर, उस पर हम लोग प्राइमर यूज करते हैं, ठीक है। एक पेंट जैसा ही केमिकल आता है, उसको पहले हम लोग यूज करते हैं, फिर पेंट लगाते हैं, सो दैट द पेंट एंड द वॉल मेक्स बॉन्ड विद ईच अदर, जिससे पेंट और वॉल एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग बनी रहे, चिपक कर रहे। एज इन रेप्लिकेशन, ऐसा ही रेप्लिकेशन में होता है कि RNA और DNA के बीच में कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग। रेप्लिकेशन प्राइमर मेक्स बॉन्डिंग इन बिटवीन न्यू न्यूक्लियोटाइड्स एंड टेम्पलेट्स। तो ऐसा ही DNA और प्राइमर का फंक्शन होता है कि यानी यहाँ पर नया सिंथेसिस करने के लिए इस टेम्पलेट DNA को और नई DNA को जोड़ने में कैपेबल होता है, इस वजह से प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। यह आज का हमारा टॉपिक था DNA रेप्लिकेशन पार्ट सेकेंड, जिसमें हम लोगों ने स्टेप्स के बारे में पढ़ा है। DNA रेप्लिकेशन, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर्स। ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।